नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ निजी बात साझा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसने मुझे गहराई से बदल दिया है। कुछ महीने पहले मैंने एक किताब पढ़ना खत्म किया, जिसे मैंने शुरू में थोड़े संदेह के साथ उठाया था। इसका नाम है डी विम हॉफ मेथड और इसे विम हॉफ ने लिखा है। एक डच व्यक्ति जिन्हें अत्यधिक ठंड में उनके असाधारण कारनामों के लिए आइसमैन का उपनाम दिया गया है। मुझे स्वीकार करना होगा कि जब मैंने पहले कुछ पन्ने पलटने शुरू किए तो मुझे लगा कि यह खाली वादों से भरी एक और वेलनेस मैनुअल होगी। इसके बजाय मैंने खुद को वाक्यों को रेखांकित करते, सोचने के लिए रुकते और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पढ़ रही थी उसे अमल में लाते हुए पाया। और परिणाम आए ठोस और वास्तविक। पहली बात जो मैंने समझी वह यह है कि हमारे शरीर में ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें हमने बस इस्तेमाल करना भूल दिया है। हम एयर कंडीशन वाले वातावरण में रहते हैं, थोड़ी सी भी ठंड लगते ही खुद को ढक लेते हैं, किसी भी तरह की असुविधा से बचते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज प्रकृति के तत्वों के संपर्क में रहते थे और उनके शरीर जानते थे कि कैसे अनुकूलन करना है, प्रतिक्रिया देनी है और जवाब देना है। वह क्षमता गायब नहीं हुई है, वो बस हमारे अंदर सो रही है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि इसे कैसे जगाना है। यह विधि 3 तत्वों पर आधारित है जो एक साथ काम करते हैं: ठंड के प्रति धीरे धीरे एक्सपोजर, एक सचेत श्वास तकनीक और वह मानसिक दृष्टिकोण जिसके साथ हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ये सरल चीजें लगती हैं और वास्तव में हैं भी, लेकिन सरलता का मतलब आसान नहीं है, न ही सतही। मैंने ठंडे पानी से नहाने से शुरुआत की, शुरू में गर्म पानी के शॉवर के, अंत में सिर्फ 30 सेकंड। मैं आपको बता सकती हूँ कि वे 30 सेकंड अंतहीन लगते थे। शरीर विद्रोह कर रहा था, मन चिल्ला रहा था कि रुको। लेकिन मैंने धैर्य रखा, दिन ब दिन धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए। कुछ हफ्तों बाद मैंने कुछ अजीब देखा। यह अब कोई प्रयास नहीं रहा, वास्तव में मैं उस ठंड के पल का इंतजार करने लगी। ये मुझे पूरी तरह जगा देता था, मुझे एक ऐसी ऊर्जा देता था जो कॉफी ने कभी नहीं दी थी। लेकिन असली खोज यह समझना था कि जब हम खुद को ठंड के संपर्क में लाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है। हमारी रक्त वाहिकाओं में लाखों छोटी मांसपेशियां होती हैं जो आमतौर पर आलसी रहती हैं, क्योंकि हम हमेशा तापमान नियंत्रित वातावरण में रहते हैं। जब ठंड उन पर पड़ती है तो उन्हें हमारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए काम करना पड़ता है। अभ्यास के साथ वे मजबूत, अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है और ठंडे पानी से नहाने के बाद जो अच्छा महसूस होता है वह सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह वास्तविक शारीरिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। फिर श्वास है। इस किताब को पढ़ने से पहले मैं बिना सोचे समझे सांस लेती थी, जैसा कि हम सभी करते हैं वास्तव में। लेकिन सचेत श्वास कुछ बिल्कुल अलग है। इस तकनीक में गहरी सांसों के चक्र शामिल हैं, जिसके बाद सांस रोकने के क्षण आते हैं। पहली कुछ बार मुझे अजीब लगा, मुझे हाथों और चेहरे में झुनझुनी महसूस हुई। लेकिन समय के साथ मैंने इन संवेदनाओं से डरने के बजाय इन्हें सुनना सीखा। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई वह यह खोज थी कि श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर की उन प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से स्वचालित मानते थे। इस विधि का अभ्यास करने वाले लोगों पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करना और रक्त की जैव रसायन को बदलना संभव है। ये हवा में बनाए गए सिद्धांत नहीं हैं, ये गंभीर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित परिणाम हैं। तीसरा तत्व, मानसिक दृष्टिकोण, शायद वह है जिसने मुझे सबसे ज्यादा बदला। विम हॉफ कहते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले वे खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। जो करने वाले हैं उसकी कल्पना करते हैं, अपने शरीर की सुनते हैं, यह समझने के लिए कि क्या वह तैयार है। आंतरिक सुनने की यह प्रथा, जिसे वे एकाग्रता कहते हैं और वैज्ञानिक इंट्रोसेप्शन कहते हैं, ने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल दी। मैंने अपने शरीर की संवेदनाओं पर इस तरह ध्यान देना शुरू किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। जब मैं तनाव में होती हूँ आपको तो महसूस करती हूँ कि तनाव कहाँ जमा हो रहा है। जब मैं चिंतित होती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी सांस कैसे बदलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने समझा कि मैं इन संवेदनाओं पर निष्क्रिय रूप से सहन करने के बजाय कार्रवाई कर सकती हूँ।
किताब में एक कहानी है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। विम हॉफ ने अपनी पत्नी ओलाया को एक मानसिक बीमारी में खो दिया, जिसने उन्हें अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे 4 बच्चों के अकेले पिता बन गए, टूटे हुए दिल के साथ। उस असहनीय दर्द के समय में ठंडा पानी उनका आश्रय बन गया। इसलिए नहीं कि इसने दर्द मिटा दिया, बल्कि इसलिए कि इसने उन्हें राहत के पल दिए। जब आप ठंड में डूबे होते हैं तो मन अतीत या भविष्य में नहीं भटक सकता, उसे पूर्ण वर्तमान में रहना होता है। इसने उन्हें जीवित रहने और फिर ठीक होने की अनुमति दी। इस कहानी ने मुझे समझाया कि यह विधि किसी प्रयोगशाला में या सिद्धांत से पैदा नहीं हुई थी। यह दर्द से बचने की मानवीय आवश्यकता से पैदा हुई थी। जब सब कुछ असंभव लगता है, तब आगे बढ़ने का रास्ता खोजने से। और यह है, इसे एक प्रामाणिकता देता है जो मेज पर बैठकर लिखी गई किताबों में नहीं हो सकती। एक और सबक जो मैंने सीखा वह हमारी सीमाओं के बारे में है। हम जो सीमाएं महसूस करते हैं उनमें से कितनी वास्तविक हैं और कितनी सिर्फ मानसिक निर्माण हैं। जब मैंने व्यायाम के दौरान सांस रोकना शुरू किया तो मुझे लगा कि 1 मिनट मेरी अधिकतम सीमा है। फिर मैं 2 मिनट तक पहुंची, फिर 3। इसीलिए नहीं कि मैं अचानक अलग हो गई, बल्कि इसीलिए कि मैंने खोजा कि मेरा शरीर उससे कहीं ज्यादा कर सकता था जितना मेरा मन मानता था। ये जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। कितनी बार हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम सक्षम नहीं हैं, कि यह बहुत कठिन है। ठंड अपनी क्रूर सरलता में हमें दिखाती है कि इनमें से कई सीमाएं केवल हमारे दिमाग में मौजूद हैं। मैंने इस विधि के गैर कट्टरपंथी दृष्टिकोण की भी बहुत सराहना की। इसके पीछे कोई धर्म नहीं है, कोई विश्वास नहीं जिसे आपको आस्था पर स्वीकार करना हो। बस अभ्यास है और परिणाम है जिन्हें कोई भी खुद सत्यापित कर सकता है। जैसा कि विम हॉफ कहते हैं, बर्फ के स्नान में कोई अविश्वासी नहीं होता। जब आप करते हैं तो सीधे अनुभव करते हैं कि क्या होता है। ये किताब एपिजेनेटिक्स के बारे में भी बात करती है, यानी कैसे हम अपने कार्यों और जीवन शैली के माध्यम से अपने जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आज हम जो चुनाव करते हैं वे सिर्फ हमारे बारे में नहीं हैं, बल्कि संभावित रूप से भविष्य की पीढ़ियों के बारे में भी हैं। यह एक विचार है जो जिम्मेदारी भी लाता है और आशा भी। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, मैं यह नहीं कह रही कि यह विधि हर चीज़ के लिए चमत्कारी इलाज है। यह चिकित्सा का स्थान नहीं लेती जब आपको इसकी ज़रूरत हो। यह जादुई रूप से हर समस्या का समाधान नहीं करती, लेकिन यह हमें कुछ ऐसा वापस देती है जो हमने खो दिया था। यह जागरूकता कि हमारे स्वास्थ्य और कल्याण में हमारी सक्रिय भूमिका है। हम सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं जो कुछ गलत होने का इंतज़ार करते हैं और फिर बाहरी समाधान खोजते हैं। अगर मैंने जो साझा किया उसने आपको उत्सुक बनाया है तो मैं वास्तव में पूरी किताब पढ़ने की सिफारिश करती हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उसमें मौजूद कहानियों, वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों और व्यावहारिक निर्देशों की समृद्धि का न्याय नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे पढ़कर आप अपनी राय बना सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कोशिश करनी है या नहीं। जो मैं आपको बता सकती हूँ वह यह है कि जब से मैंने इस विधि का अभ्यास शुरू किया है, मैं अलग महसूस करती हूँ, अधिक उपस्थित, अधिक लचीली, अपने शरीर से अधिक जुड़ी हुई। ठंडे पानी की शॉवर एक ऐसा पल बन गया है जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ। सचेत श्वास एक उपकरण बन गया है जिसका उपयोग मैं तब करती हूँ जब मुझे शांत होना हो या ऊर्जा पानी हो। और अपने शरीर की सुनना एक दैनिक आदत बन गई है। आपको तिब्बत जाने की ज़रूरत नहीं, महंगे उपकरणों की ज़रूरत नहीं, वर्षों के अध्ययन की ज़रूरत नहीं। बस कुछ नया आजमाने की इच्छा, और तब भी जारी रखने का धैर्य चाहिए जब शुरू में यह कठिन लगे। ठंड, जैसा कि विम हॉफ कहते हैं, निर्दयी है लेकिन न्यायपूर्ण है। ये कभी झूठ नहीं बोलती और आपको बिल्कुल दिखाती है कि आप कहाँ हैं। एक बात जिसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह है अपनी आंतरिक लड़ाई में जनरल बनने की अवधारणा। किताब बताती है कि विम हॉफ ने अमेरिकी नेवी सील्स को प्रशिक्षित किया, जो पहले से ही दुनिया के सबसे तैयार सैनिकों में से हैं। लेकिन उन्होंने जो सबक दिया वह शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं था, वह आंतरिक शांति के बारे में था। असली दुश्मन, उन्होंने समझाया, हमारे बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वह तनाव जो हमें थका देता है, वे डर जो हमें लकवाग्रस्त कर देते हैं, वे असंतुलन जो हमें कमज़ोर करते हैं।
जब हम इन आंतरिक दुश्मनों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम वास्तव में मुक्त होते हैं। फिर उम्र का विषय है जो मेरे दिल के विशेष रूप से करीब है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो बुढ़ापे को अपरिहार्य गिरावट मानता है, लेकिन विम हॉफ 60 वर्ष से अधिक की उम्र में रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं और कहते हैं कि वे जवान महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि वे समय बीतने की वास्तविकता से इनकार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार करते हैं जिन्हें दूसरे अपरिहार्य मानते हैं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि बुढ़ापे के बारे में हमारी कितनी अपेक्षाएं स्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। एक और सीख आनंद के साथ हमारे संबंध के बारे में है। विम हॉफ कोई तपस्वी नहीं है जो खुद को सब कुछ से वंचित करते हैं। किताब में वे बताते हैं कि ठंड में रिकॉर्ड स्थापित करने से पहले और बाद में बियर का आनंद लेते हैं। संदेश स्पष्ट है, अच्छा महसूस करने के लिए हमें शुद्धतावादी बनने की ज़रूरत नहीं है। जीवन खुशी के साथ जीने के लिए है, और यह विधि हमें आनंद से वंचित करने के लिए नहीं, बल्कि उनका आनंद लेने के लिए अधिक ऊर्जा देने के लिए है। अंत में मैं आपको इस किताब में मिली गहरी आयाम के बारे में बताना चाहती हूँ। विम हॉफ ने योग का अध्ययन किया, पूर्वी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, वर्षों तक आध्यात्मिक परंपराओं में जवाब खोजे, लेकिन उनका सच्चा ज्ञान ठंड में आया, सीधे और तुरंत, दूसरों के शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने शरीर के अनुभव के माध्यम से। इसने मुझे सिखाया कि सबसे प्रामाणिक ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अभ्यास से आता है। किताबें, जिसमें आज जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वह भी शामिल है, बस नक्शे हैं। क्षेत्र हम हैं, अपने शरीर, अपनी सांस, अपने मन के साथ। यह एपिसोड भी समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय पसंद आया, और हम जल्द ही एक और विषय के लिए आपका इंतज़ार करते हैं जो हम सभी को अपना जीवन बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।